लास्ट एपिसोड में मैंने आपको मुंबई का भाई कौन एपिसोड में आपको ये बताया था कि दाऊद इब्राहिम और पठान गैंग के बीच जो दुश्मनी थी उसके चलते पठान गैंग ने दाऊद इब्राहिम के बड़े भाई साबिर कासकर को मार दिया था, उसकी हत्या कर दी थी। उसके बाद उन्होंने दाऊद के घर पे भी फायरिंग की, जिसको खालिद पहलवान ने फायरिंग का जवाब देते हुए उनको वहाँ से भगा दिया। ये हमला और ये हत्या पठान गैंग ने सिर्फ इसलिए की थी कि दाऊद उनसे खौफ खाए। मुंबई का जो साम्राज्य की लड़ाई चल रही है उसमें लोग उनसे भी डरें, उनके भी धंधे आगे बढ़ें। ये सब उनकी मंशा थी पठान गैंग की। दाऊद कंप्रोमाइज़ के बाद बिल्कुल पठान गैंग से ध्यान हटा चुका था, लेकिन कुरान पे हाथ रखने के बाद जिस तरह पठान गैंग ने कुरान का और दीन ईमान का को मतलब भरोसा तोड़ा और कसम खाने के बाद इस तरह की हत्या की, उससे दाऊद बहुत ज़्यादा गुस्से में था और वो ये सोच रहा था कि ये इन लोगों ने मेरे भाई के साथ क्या कर दिया। तो अब उससे आगे की कहानी मैं आपको बताता हूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं राहत कुरैशी स्वागत करता हूँ आप सब लोगों से सलाम मीडिया चैनल। इस एपिसोड में हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से दाऊद के बड़े भाई समीर कासकर की हत्या कर दी गई। जब समीर कासकर की बॉडी मोहम्मदी रोड पे मुसाफिर खाने मोहल्ले में आई तो पूरा मोहल्ले में शोक की लहर दौड़ गई। जो दाऊद के दुश्मन थे वो भी समीर कासकर के जनाजे में शामिल हुए, जिसमें बाशी पठान, करीम लाला, हाजी मस्तान और कई छोटे मोटे गैंगस्टर और कई दिग्गज पुलिस वाले, राजनेता, ये सब समीर के जनाजे में शामिल हुए। पूरा माहौल गमगीन था। दाऊद के समझ नहीं आ रहा था कि उससे कौन सी गलती हो गई जो उसके भाई को मार दिया गया। बहरहाल दाऊद ने पोस्टमार्टम होने के बाद बॉडी आई तो उसके जो समीर की जो बॉडी में थे 9 गोलियां मिली, जिसको देखकर दाऊद के पिता इब्राहिम कासकर फूट फूट के रोने लगे और लोगों ने जैसे तैसे उनको ढांढस बंधाया और जनाजा वहाँ से रवाना हुआ और मरीन लाइन कब्रिस्तान में उनको सुपुर्द खाक कर दिया गया। इसके बाद जब तीजे विजय की बैठक हुई और ये रीति रिवाजों से फारिग हुए तो दाऊद इब्राहिम, उसके गुरु खालिद पहलवान और उसके छोटे भाई अनीस, इकबाल और नूरा, ये सब बैठकर ये प्लान बना रहे थे कि अब करना क्या है। कुछ लोगों का कहना यह था कि पुलिस को फोर्स किया जाए कि भाई आप उन लोगों को ढूंढो, क्योंकि आमिर मीर और आलमजेद साबिर को मारने के बाद अंडरग्राउंड हो गए थे और उनका पता नहीं था, जबकि दाऊद गैंग भी उनको ढूंढ रही थी और पुलिस भी अपने स्तर पर उनको ढूंढ रही थी। कहने वाले कहते हैं कि उस रात दाऊद सारी रात रोता रहा और वो ये सोचता रहा कि काश मैं अपने भाई को उस वेश्यावृत्ति वाले एरिया में जाने से रोक पाता। लेकिन जो किस्मत को और तकदीर को मंजूर होता है वही होता है और वो हुआ। अब दाऊद अपने भाई की हत्या का बदला लेने का प्लान करने लगा, लेकिन दाऊद बहुत ही शार्प और माइंडेड आदमी था। उसने ये सोचा कि अगर मैं अपने आदमियों से आमिर मीर और औरंगजेब को मरवाऊंगा या उन पर हमला करवाऊंगा तो पठान गैंग मेरे सारे आदमियों को जानती है और मेरी गैंग पठान के सारे आदमियों को जानती है। तो वो ये चाहता था कि मेरा काम भी हो जाए और लोग मेरे पर उंगली भी ना उठाएं। इस तरह का वो कोई गैंग प्लान वो कर रहा था। इसी चलते उसने क्या किया कि जो मुंबई के उभरते हुए डॉन थे कई कॉलोनियों में, उनको उसने अपनी तरफ मिलाया, जिसमें एक था बड़ा राजन, जो मुंबई के तिलक नगर इलाके का उभरता हुआ डॉन था और वो केरल से आया था। तो अमूमन मुंबई में जितने भी डॉन आए वो जहाँ से आए थे रहने के लिए वहीं से वो अपने आदमी अपने गैंग में शामिल करते थे। मस्तान, जैसे हाजी मस्तान और वर्दा राजन तमिल से आए तो उन्होंने तमिल से अपने आदमी बुलाए। तो
दाऊद इब्राहिम महाराष्ट्र के रत्नागिरी से आए इसके पापा, तो वहाँ से इन्होंने अपने आदमी बुलाए और अपनी गैंग में शामिल किए। ठीक इसी तरह से जो बड़ा राजन था वो केरल से आए थे, और केरल से जब वो बड़ा राजन आया तो उसने अपने केरल के आदमियों को यहाँ तिलक नगर में बसाना और अपनी गैंग में शामिल करना स्टार्ट कर दिया, जिसमें दो नाम बड़े तेज़ी से उभर के आए थे केरल से जो आए थे। एक था अब्दुल कुंजा, जिससे बड़ा राजन की दुश्मनी थी, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि इन दोनों की दुश्मनी क्यों थी। और दूसरा था एक डेविड परदेसी। तो जब दाऊद इब्राहिम ने बड़ा राजन को अपने पास बुलाया और उससे कहा कि तुम मेरे साथ काम करो, तो बड़ा राजन ने दाऊद के साथ हाथ मिला लिया और वो दाऊद के साथ मिलकर अब दाऊद के भाई की मौत का बदला लेने के लिए, दाऊद का साथ देने के लिए तैयार था। अब ये लोग पठान गैंग के दोनों भाइयों को, आमिर मीर और औरंगजेब को ढूंढने लगे, लेकिन कहीं उनका आता पता नहीं था। लेकिन कहते हैं ना कि जब किसी की मौत आती है तो उसके रास्ते, उसके बहाने पहले से बन जाते हैं। ठीक आमिर मीर जैद के साथ भी यही हुआ। आमिर मीर जैद और आलम जैद ये दोनों, उस वक्त अमिताभ बच्चन और दिलीप कुमार की एक फिल्म रिलीज हुई थी जिसका नाम था शक्ति। इस फिल्म के डायरेक्टर थे रमेश सिप्पी और इसके प्रोड्यूसर थे मुशीर रियाज। तो ये नाइट शो वो फिल्म देखने गए। जब इन्होंने फिल्म देखी तो फिल्म देखकर इन्होंने बाहर आकर ये दिमाग लगाया आमिर मीर और आलम जैद ने कि भाई ये पिक्चर तो बहुत चलेगी, बहुत कमाएगी, तो ये जो प्रोड्यूसर है मुशीर, ये तो बहुत कमा लेगा। तो इन्होंने और मुंबई में दहशत फैलाने के लिए इन्होंने मुशीर रियाज की जो प्रोड्यूसर थे उनकी रेकी स्टार्ट कर दी। बांद्रा में उनका ऑफिस था। तो जब ये 2-4 दिन उन्होंने रेकी की आमिर मीर और आलम जैद ने, तो 2-4 दिन बाद इनको पता चल गया कि मुशीर रियाज का ऑफिस आने का और जाने का रूटीन क्या है। उन्होंने सुबह 10:30 बजे मुशीर रियाज को किडनैप कर लिया और उसको मस्जिद बंदर लाइन पर, जो मस्जिद बंदर की लोकल रेलवे लाइन है, वहाँ पर एक जगह है जिसको डार्क यार्ड रोड कहते हैं। वहाँ पुरानी फैक्ट्रियाँ, मिलें बंद हुई भी पड़ी हैं, वहाँ ले जाकर मुशीर रियाज को इन्होंने बंद कर दिया। और जो मुशीर रियाज के मैनेजर हैं उनसे इन्होंने 20 लाख रुपए की डिमांड की। मुशीर रियाज का जो मैनेजर है उसने 20 लाख में सौदा डन कर लिया, लेकिन उसने कहा शर्त यह है कि आप हमारे जो बॉस मुशीर रियाज हैं उनको छोड़ दोगे। 2 लाख रुपए हाथों हाथ उन्होंने आमिर मीर और औरंगजेब को दे दिए और मुशीर रियाज को वहाँ से छुड़वा कर ले आए और 18 लाख का उन्होंने 10-15 दिन का वादा कर लिया। मुशीर रियाज जब घर आए तो वो काफ़ी खौफ में थे और उन्होंने ये फैसला किया कि उस वक्त मुशीर रियाज के दोस्त दिलीप कुमार थे, और दिलीप कुमार क्योंकि पहले सांसद भी रह चुके थे कांग्रेस में, तो दिलीप कुमार के जो ताल्लुकात थे वो बड़े अफसरों से, राजनेताओं से, सबसे थे। तो दिलीप कुमार मुशीर रियाज को लेकर के उस वक्त के मुंबई के जो कमिश्नर थे उनसे मिलने गए और उन्होंने ये शिकायत कमिश्नर को बताई कि भाई हमारे जो प्रोड्यूसर है मुशीर रियाज, उनके साथ इस तरह की वारदात हुई है और 2 लाख रुपए देके अपनी जान बचा कर आए हैं। बाकी के 18 लाख रुपए देने के लिए हमने थोड़ा वक्त दिया है, लेकिन हम वो 18 लाख नहीं दे करके आपके पास सिक्योरिटी की मांग करने और उन पे जो गैंगस्टर हैं उन पे कार्रवाई करने के लिए आए हैं। जब दिलीप कुमार जैसी हस्ती कमिश्नर के पास गई तो कमिश्नर ने तुरंत ऑर्डर दिए और पुलिस आनंद फानंद में पठान गैंग के सभी ठिकानों पर दबिश दी और उनको एक बार में आमिर मीर मिल गया और उसको वहाँ से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आमिर मीर के गिरफ्तार होने की खबर डी कंपनी को लगी। दाऊद ने बड़ा राजन को ये बात बताई। अब दाऊद ने कहा कि मुझे मेरे भाई का बदला लेना है और कुछ ऐसे शख्स को लेकर आओ, ऐसे शूटर को लेकर आओ जिसने कभी आमिर मीर को देखा नहीं हो और आमिर मीर भी उस शूटर को जानता नहीं हो। तो अब तय हुआ कि मुंबई से बाहर का कोई शूटर होना चाहिए। तो बड़ा राजन ने कहा कि आप घबराओ मत, मैं करता हूँ। और बड़ा राजन ने उस वक्त जो डेविड परदेसी है उसको हायर किया। तो जो डेविड परदेसी था
वो शराब का हैबिचुअल था और डेविड परदेसी को इन्होंने बताया कि इस तरह से फला तारीख को एक आदमी की पेशी है और उसको ठोकना है और ठोक करके तुम कैसे भी करके कोर्ट से बाहर आ जाना, हम वहाँ तुम्हें खड़े मिलेंगे और हम तुमको लेके वहाँ से भाग जाएंगे। तो कुछ दिनों बाद आमिर मीर की पेशी थी मुंबई के सेशन कोर्ट में। तो वहाँ डेविड परदेसी को वकील का कोट काला पहनाकर और उसी कोर्ट रूम में जहाँ आमिर मीर की पेशी होने वाली थी वहाँ उसको खड़ा कर दिया। और जो दाऊद के और जो बड़ा राजन के आदमी थे वो बाहर थे, वो उसके सपोर्ट के लिए खड़े थे कि जैसे ये उसको शूट करके और कोर्ट से बाहर आएगा तो हम इसको लेकर के उड़ जाएंगे। तो उनका प्लान ये था डी कंपनी का और बड़ा राजन का कि इसको कोई जानता नहीं है और ये जब उसको ठोक के बाहर आएगा तो हम इसका भी काम तमाम कर देंगे। तो इस तरह से ये बात यहीं ख़त्म हो जाएगी और दाऊद पर इसका इल्ज़ाम नहीं आएगा और दाऊद आराम से मुंबई में राज कर सकेगा। 11:30 बजे के आसपास पुलिस कस्टडी में आमिर मीर की कोर्ट में एंट्री होती है। सेशन कोर्ट के कोर्ट रूम में वो जाता है और वहीं करीब 2 या 3 कदम के फासले पे डेविड परदेसी खड़ा था। कटघरे में जैसे ही आमिर मीर आया, डेविड परदेसी ने अपनी गन निकाली और 3 गोली आमिर मीर को ऑन द स्पॉट मार दी। आमिर मीर की सिक्योरिटी में उस वक्त एक क्राइम ब्रांच के अफसर थे इशाक बागवान, वो उसके साथ थे। आमिर मीर की सिक्योरिटी उन्हीं की जिम्मे थी। तो जैसे ही ये जो डेविड परदेसी था ये शराब का आदी था, तो उसने शराब ज़्यादा पी ली थी और इसको वो खिड़की से कूदने में थोड़ा वक्त लग गया। इतनी देर में तो इशाक बागवान जो थे क्राइम ब्रांच के एसपी, उन्होंने डेविड परदेसी के पैर में गोली मार दी और उसको वहीं दबोच लिया। जब वहाँ से उठा करके पुलिस उसको पुलिस कस्टडी में लेकर गई, उसको 3rd डिग्री टॉर्चर किया तो उसने दाऊद, बड़ा राजन, इन सब के नाम उजागर कर दिए। और तब उसको मालूम चला कि जिसने उसको मारा है वो पठान गैंग का टॉप गैंगस्टर, टॉप शार्प शूटर आमिर मीर साहब। अब ये बात पूरे मुंबई में फैल गई कि दाऊद ने अपना बदला ले लिया। लेकिन जैसे पुलिस को ये पता चला कि इसमें बड़ा राजन और दाऊद इब्राहिम का हाथ है, उन्होंने दाऊद इब्राहिम और बड़ा राजन के ठिकानों पर दबिश देना स्टार्ट कर दिया। यहाँ से दाऊद इब्राहिम दुबई चला गया क्योंकि उसका वो एक ही ठिकाना था, जब भी कोई क्राइम करता था वो यहाँ से सीधा दुबई चला जाता था। तो इस तरह से दाऊद इब्राहिम ने अपने बड़े भाई की मौत का बदला लिया। लेकिन जो वो चाहता था कि मैं इस तरह से बदला लूँ कि मैं ओपन भी नहीं हूँ, मेरे आदमी पकड़े भी नहीं जाएं और ये बात वहीं ख़त्म हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस मर्डर के बाद महाराष्ट्र पुलिस दाऊद की गैंग के पीछे पड़ गई। उसकी तलाश करने के लिए कई एनकाउंटर हुए और जो गैंग थी उनमें पुलिस का खौफ पैदा हो गया। तो इस एपिसोड में इतना ही। इसके आगे की जो कहानी है मैं आपको आने वाले एपिसोड में सुनाऊंगा। आप मेरे सभी एपिसोड देखिए, आपको ये क्राइम स्टोरी सुनने में बहुत अच्छा लगेगा और आप ऐसा फील करेंगे ये सुनते वक्त कि जैसे आप कोई अंडरवर्ल्ड की फिल्म देख रहे हैं। तो इस एपिसोड में इतना ही। आप राहत कुरैशी को इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट एपिसोड में इससे आगे की कहानी मैं आपको बताऊंगा। जब तक के लिए आप मेरे ये बाकी एपिसोड देखिए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और मेरा कहानी सुनाने का अंदाज़ कैसा है इस बारे में प्लीज़ कमेंट करके मेरे हौसले बढ़ाइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। जब तक के लिए आप राहत कुरैशी को इजाज़त दीजिए। आप सबको मेरी ओर से सलाम इंडिया।